हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आरवी मोल्ड डिजाइन में आपका फिर से स्वागत है। तो अभी तक जो हमने मोल्ड बेस का जो स्केच बनाया था, आज हम हमारे वीडियो में आज उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज कोशिश करेंगे कि जितने भी स्केच हैं आज वो कंप्लीट हो जाए मोल्ड बेस से रिलेटेड। उसके बाद हम उन स्केच को 3D में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन उसके बारे में मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम फाइल को ओपन करते हैं, एमबी प्लान। ठीक है, ये हमारा एमबी प्लान हमारा ओपन हो गया। तो अभी देख पा रहे हैं हमने सिर्फ चार ही हमने अभी तक स्केच बनाए हैं। कैविटी एंड कोर प्लेट का, टॉप एंड बॉटम प्लेट, स्पेशल ब्लॉक एंड इजेक्टर प्लेट। ठीक है, तो जो अब हमारा जो नेक्स्ट हम जो स्केच बनाएंगे वो इजेक्टर गाइड पिलर और इजेक्टर गाइड बोल्ट, शोल्डर बोल्ट, स्पोर्ट पिलर, रेस्ट बटन। आपके ब्लॉक का जो हम साइज बनाते हैं वो आपका कोर एंड कैविटी ब्लॉक का साइज, साइड स्पेसर एंड प्रेशर पैड, ये सब हम स्केच आज हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो इजेक्टर गाइड पिलर क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको पिक्चर में दिखाऊं। अ, अभी मैं एक ओपन कर लेता हूँ, डिजाइन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इजेक्टर गाइड पिलर क्या होता है? इजेक्टर गाइड पिलर का जो मेन पर्पज होता है वो हमारी इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट को गाइड रखना। जब हमारा इजेक्टर स्ट्रोक चल रहा होता है तो वो इजेक्टर गाइड पिलर क्या होता है, दोनों प्लेटों को गाइड करके रखता है। और इजेक्टर गाइड पिलर के हम ऊपर इजेक्टर गाइड बुश को भी हम यूज करते हैं। तो जहां हमारा पिलर रहेगा वहां हमारा मोस्टली बुश यूज होगा ही होगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा इजेक्टर गाइड पिलर और हमारा बुश लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो मैं आपसे जो इस स्केच में जो हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो शोल्डर बोल्ट रहेगा। शोल्डर बोल्ट का पर्पज क्या होता है कि जब हमारी स्प्रिंग कंप्रेशन में रहती है तो वो हमारा बैक फोर्स जनरेट करती है। तो उस बैक फोर्स को होल्ड करने के लिए हम शोल्डर बोल्ट का यूज करते हैं ताकि टूल मेकर इजेक्टर पिने वगैरह इजिली असेंबल कर पाए। ठीक है, ये हमारा शोल्डर बोल्ट है। तो हम इसमें स्केच बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसका बना दिया, पिलर हो गया। ये मेरा बुश का भी मैं साथ में कंसिडर कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कि मैं अगर 16 का बुश यूज करता हूँ तो उसके लिए हमारा जो गाइड बुश होगा, इजेक्टर गाइड बुश, उसका साइज क्या रहेगा वो डिपेंड करेगा। अभी जैसे ऑयल फ्री का 975 है तो मैं 980 पे यूज करता हूँ। ठीक है, ये हमारे बुश हो गए। तो नॉर्मली तीन टाइप के हमारे होते हैं। एक तो नॉर्मल स्टील के आपके इजेक्टर गाइड बुश होते हैं, उसके बाद आपके ऑयल फ्री गाइड बुश होते हैं। ठीक है, ये आपके ऑयल फ्री होते हैं, ये ग्रेफाइट एम्बेडेड रहता है तो इसमें ऑयलिंग करने की जरूरत नहीं होती, ये सेल्फ लुब्रिकेटेड होते हैं। और तीसरा हमारा जो होता है वो बोल्ट टाइप होता है, ये भी सेल्फ लुब्रिकेटेड होता है, यानी कि इसमें भी लुब्रिकेशन वगैरह की ऐसा कुछ जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें जैसे बेरिंग में बॉल रहती है वैसी बॉल रहती है और ये हमारा पॉइंट कांटेक्ट बनाती है, तो इसमें भी जरूरत नहीं रहती। तो अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हमें किस टाइप का यूज करना है। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपका कस्टमर आपसे क्या चाहता है। ठीक है, हो सकता है वो आपसे ऐसे कहे कि इजेक्टर हमारे लिए मेरे लिए ग्रेफाइट इमिडिएट यूज करना है, बोल्ट टाइप यूज नहीं करना। तो आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको आपके पिलर जो वगैरह है, बुश वगैरह है, वो प्लान करने हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ऑयल फ्री का मैं यूज करता हूँ। तो इसमें ये देख पा रहे हैं इंटरनल डाई वो स्मॉल डी से डोनेट कर शो कर रहा है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, तो 16 का मेरा इंटरनल डाई है तो उसके हिसाब से मेरा जो आउटर डाई है वो 25 और जो कॉलर का डाई है वो 28 है। तो मैं सेम डायमेंशन यहाँ भी बना देता हूँ। तो ये मेरा 25 और ये मेरा 28। ओके, ठीक है, मैं यहाँ से डायमेंशन दे देता हूँ 70, 65, और यहाँ से मैं डायमेंशन दे देता हूँ 40, 45। चलो 40 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और मोस्टली आपको क्या करना है कि जो आप इजेक्टर पिलर जो प्लान कर रहे हैं वो हमेशा आउटर साइड में होना चाहिए, यानी कि आपके बिल्कुल टॉप और बॉटम साइड में होना चाहिए, टू सेंटर साइड में नहीं होना चाहिए। ठीक है,
और ये डिपेंड करता है कि आपका जो साइज है, जैसे अभी मैंने 16 का पिलर यूज किया, वो साइज डिपेंड करता है कि आपका मोल्ड बेस का और इजेक्टर प्लेट का साइज क्या है। कई बार आपका मोल्ड साइज अगर बड़ा है तो हो सकता है आपको पिलर का साइज 16 की जगह 16 की जगह 20 यूज करना पड़े, 25 यूज करना पड़े, 30 यूज करना पड़े, या हो सकता है कई बार क्वांटिटी 6 या 8 भी यूज करनी पड़े। तो वो डिपेंड करता है कि आपका साइज क्या है। अब इसी हिसाब से मैं शोल्डर बोल्ट का भी स्केच बना लेता हूँ, क्योंकि अभी क्या है, विड्थ मेरी इसमें कम है प्लेटों की, इजेक्टर प्लेट की। तो उसके लिए क्या है कि मुझे 2 शोल्डर बोल्ट मेरे लिए इनफ रहेंगे, ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी विड्थ साइज़ बड़ा हो तो आपको ज़्यादा की भी ज़रूरत हो सकती है। तो मैं यहाँ 16 का यूज़ करता हूँ, तो उसकी जो टैपिंग साइज़ आता है वो 12 का आएगा, और उसका जो कॉलर डाया आएगा वो 28 है या पता नहीं 24 है। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसमें। तो मैं जाता हूँ वहीं, ठीक है, मैं नंबर फाइंड आउट करता हूँ कि नंबर कितने नंबर पे। तो ये मेरा 1196 है, तो मैं इसको 1202 पे देखता हूँ, चेक करता हूँ, नहीं है इस पे। ठीक है, ठीक है, ये है। तो ये MSBL और MSB ये ओवरऑल सेम रहते हैं, सिर्फ जो आपकी लेंथ होती है इसकी MSBL की 1-1 mm के इंक्रीमेंट में आती है, और MSB की 5-5 mm के इंक्रीमेंट में आती है। ओवरऑल ये बाकी सेम रहता है। जैसे 16 का जो अगर यूज कर रहा हूँ, तो ये जो इसका कॉलर डाय सॉरी हेड का डाय डोनेट शो कर रहा है, तो मैं इसको 24 पे इसका मैं बना लेता हूँ 24, ये यानी कि 24 होगा। ठीक है, अब ये 2 ही लगाने हैं, तो मैं ये सेंटर में प्लान करूंगा। ठीक है, ये यहाँ से मैं डायमेंशन दे देता हूँ 40, और इसको मैं फिनिश करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा इजेक्टर गाइड पिलर, ठीक है, ये मेरा इजेक्टर गाइड पिलर और इसका मेरा बुश कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक बार मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब हम जो नेक्स्ट स्केच बनाएंगे वो सपोर्ट पिलर और रेस्ट बटन का हम स्केच बनाएंगे। तो सपोर्ट पिलर क्या होते हैं कि एक्चुअल में जो हमारा, अगर मैं इस पिक्चर में आपको समझाऊं, तो इजेक्टर प्लेट और बॉटम प्लेट के बीच में जो हम इजेक्टर ग्रिड को चलने के लिए जो स्पेस क्रिएट करते हैं, तो उस स्पेस की वजह से क्या होता है, कई बार ज्यादा प्रेशर, इंजेक्शन प्रेशर की वजह से हमारी कोर प्लेट में बेंडिंग आ जाती है। तो उस बेंडिंग को रोकने के लिए हम इन ये जो आप देख पा रहे हैं, इस टाइप के सपोर्ट पिलर को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट देने के काम आते हैं कोर प्लेट के लिए, तो इनको सपोर्ट पिलर हम बोलते हैं। और जो रेस्ट बटन है, तो आप ये देख पा रहे हैं, तो ये हम क्या है, बॉटम प्लेट पे इजेक्टर ग्रिड हमारे डायरेक्ट टच ना होके हम हार्ड बटन लगाते हैं, जिनको रेस्ट बटन बोलते हैं, तो हमारा ग्रिड उस पे स्टॉप करता है रेस्ट बटन पे। ठीक है, तो वो डायरेक्ट यानी कि फेस टू फेस हमारा बॉटम प्लेट के साथ वो टच नहीं होता, तो हम रेस्ट बटन इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट स्केच बनाएंगे हम सपोर्ट पिलर और रेस्ट बटन के लिए बनाएंगे। तो अभी जो सपोर्ट पिलर हम जो लोकेशन दे रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे इजेक्टर पिन के हिसाब से उसकी लोकेशन चेंज हो जाए। तो अभी हम एक बार स्केच बना लेते हैं, फिर जब हम इजेक्टर पिनों वगैरह की जब पोजीशन फाइनल हो जाएगी हमारी प्लेटों में, तो उसके हिसाब से हम इसको चेंज कर देंगे। तो अभी मैं इसको 50 ले लेता हूँ, और ये अभी हम 45 डाया का कंसिडर कर लेते हैं। अगर कुछ कम ज्यादा करना होगा तो हम बाद में इसको देख लेंगे। ठीक है, तभी ये मैं 3 ये मैंने बनाए हैं, ये हो गया। ठीक है, इन सभी का डाया मैं इक्वल कंसीडर कर रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं है आप हमेशा इक्वल कंसीडर करो, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डाया डाया डिसाइड करने हैं। कई बार ये हो सकता है 2-3 टाइप के साइज के भी हम इजेक्टर गाइड पिलर यूज करते हैं हमारे डिजाइन में। वो डिपेंड करता है कि हमारा किस टाइप का हमारे पास स्पेस अवेलेबल है। तो हम इसको 70 कर लेते हैं। ठीक है, इसकी पोजीशन में 130 पे भी कंसीडर कर लेता हूँ, और हम इसको बाकी को मिरर कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, मिरर इधर और ये वाले इस वाले स्टेटम से मिरर। ठीक है, तो ये हमारे सपोर्ट पिलर हो गए। इसी स्केच में हम रेस्ट बटन बनाएंगे, तो 4 रेस्ट बटन बिल्कुल आपके पुश बैक पिन के
बॉटम साइड, और ये इसके फ्रंट साइड में भी हम 4 रेस्ट बटन यूज करते हैं। 4 हमारे रेस्ट बटन हमारे लगते हैं हमारी कोर प्लेट में, जहां हमारी पुश बैक पिन के जहां टचिंग आती है कैविटी प्लेट के साथ, वहां भी हम रेस्ट बटन यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इनका एक ही हो गया। बाकी हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, और एक यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। डाया हम 20 का यूज करते हैं क्योंकि हमारे पुश बैक पिन का डाया 20 है, तो हम इसको 20 कंसिडर कर लेते हैं। सेंटर पे आ गया। सभी को मैं इक्वल डाया में कंसिडर करता हूँ। ये इसके ओके, ठीक है, मैं इसकी डायमेंशन सेट करता हूँ। हमारा 45, 70, 30। मैं सेम चीज को आगे मैं मिरर कर लूंगा, इसको मैं 45 पे सेट करता हूँ। 105, ठीक है। अब मैं इनको मिरर कर लेता हूँ, ऐसे ही मिरर। ठीक है, ये हमारे रेस्ट बटन हो गए। तो आप यहाँ चाहें तो आप नाम कैपिटल में लिख देता हूँ, सपोर्ट पिलर एंड रेस्ट बटन। ओके, सपोर्ट पिलर एंड रेस्ट बटन। ठीक है, ये हमने इसका स्केच का नाम चेंज कर दिया है। अब हम जो नेक्स्ट जो स्केच बनाएंगे, वो हम स्केच बनाएंगे हमारा जो कोर ब्लॉक का जो पॉकेट कटनी है कोर एंड कैविटी प्लेट में, उसके लिए हम स्केच बनाएंगे। तो उसके लिए हमें हमारे कोर ब्लॉक का साइज पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक बार इंसर्ट प्लान ओपन कर लेता हूँ। इंसर्ट प्लान में मैं चेक करता हूँ कि मेरा साइज ब्लॉक का साइज क्या है। लेंथ 270 है और विड्थ मेरी है 190। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ स्केच बना लेता हूँ। ब्लॉक हमारा चारों तरफ से यानी कि इस विड्थ वाइज और लेंथ वाइज सेंटर में रहेगा मोल्ड के। तो हम इसको 190 विड्थ मेरी, और ये 270 लेंथ। ओके, तो ये मेरा वो हो गया। और अब क्या कटर मेरा, देखो अब 2 तरीके हैं। या तो आप जब पॉकेट बनाए तो आप यहाँ रेडियस यूज कर सकते हैं, और कई बार रेडियस यूज ना करके हम ड्रिल कटर का यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं एक बार ये बना लेता हूँ। 16 का कटर यूज करते हैं। इसका क्या यूज है, एक बार आपको जब मैं पॉकेट बनाऊंगा कोर एंड कैविटी प्लेट में, कोर ब्लॉक की या कैविटी ब्लॉक की, तो तब आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। 5.5, ठीक है। ओके, अब मैं इसको मिरर कर देता हूँ। अप्लाई, ओके, फिनिश। ठीक है, आप इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, कोर ब्लॉक। मैं मेरी फाइल को सेव कर लेता हूँ। अ- अब जो हम नेक्स्ट जो स्केच बनाएंगे, वो हम बनाएंगे साइड स्पेसर का। कई बार क्या होता है कि जब हमारा टूल मेकर कोर ब्लॉक को कैविटी प्लेट में फिक्स करता है, तो क्या चारों तरफ 0 0 साइज होने की वजह से वो कई बार क्या वो बिठाने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं कि 2 साइड हम ब्लॉक की 0.5 एक्स्ट्रा बनाते हैं, और उससे क्या होता है कि आपकी जो एक्चुअल साइज है, जैसे हमारे जो विड्थ है अभी ब्लॉक की वो 190 है, तो हम जो पॉकेट बनाएंगे
हमारी कोर प्लेट में वो 190.5 बनाएंगे, जो लेंथ मेरी 270 है तो उस पॉकेट का मैं बनाऊंगा 270.5। तो इससे क्या होगा कि जब कोर ब्लॉक टूल मेकर जब इसमें असेंबल करेगा तो वो इजीली इसमें असेंबल हो जाएगा, और उसको फिर अपनी पोजीशन पे फिक्स करने के लिए हम साइड में साइड स्पेसर लगाते हैं। तो ये आप शायद इस पिक्चर में तो हमारे नहीं है, एक नेक्स्ट पिक्चर में रखता हूं। ये देखिए, ये हमारे ये जो लगे हुए हैं ये साइड स्पेसर होते हैं। तो इसमें ये दो अलग टाइप का साइड स्पेसर लगा हुआ है, तो हम जो यूज करेंगे वो एक अलग, लेकिन दोनों का जो वर्किंग जो है दोनों की सेम है। ठीक है, तो अब हमारा जो हम बनाएंगे जो नेक्स्ट जो स्केच रहेगा हमारा साइड स्पेसर का। ठीक है, उसी सेम डेटम पे हमारे स्केच बनेंगे। तो ये इस ब्लॉक के टच होते हुए स्केच बनेंगे। ओके, तो मैं इस ये लेंथ वाइज में लेंथ इसकी ज्यादा है तो मैं लेंथ वाइज में 3 यूज करूंगा और विड्थ वाइज में 2 यूज करूंगा साइड स्पेसर। ठीक है, तीनों की विड्थ इक्वल रहेगी तो मैं इन पे इक्वल डायमेंशन डाल देता हूँ। मैं 14 डाय लेंथ का इसको यूज करता हूँ। ठीक है, लेंथ मैं इसकी यूज करता हूँ, अब सेंटर से इसकी पोजीशन दे देता हूँ। ठीक है, 8 10 दे देते हैं, 20 आ जाएगा। ठीक है, टोटल लेंथ मेरी हो गई 75.5। ओके, इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, 8 इसको। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब मैं एक सेंटर में लाइन खींचूंगा, क्योंकि अब क्या है मुझे इसको टैपिंग यानी कि बोल्टिंग करना है, प्लेट के साथ मुझे बोल्ट करना है। तो मैं इसके बोल्टिंग की पोजीशन के लिए एक लाइन का यूज करूंगा। ये लाइन इसके और ये लाइन इसके यहाँ सेंटर में है। ठीक है, और मैं सेम लेंथ की यूज करूंगा। तो मैं इसका लेंथ इसके इक्वल और इसकी लेंथ इसके इक्वल। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा ऊपर मूव करूंगा और इसकी जो विड्थ है वो इसको सेंटर में सेट कर देता हूँ। मैं यहाँ इसकी गैप देता हूँ। क्या इसके ऊपर, अच्छा ये यहाँ एक कंस्ट्रेंट इसने ले लिया ऑटोमेटिक, यहाँ कम कर देता हूँ। ठीक, और उसके चलो इसके हम लेंथ ही कम कर देते हैं, क्योंकि बहुत कम छोटा छोटा स्पेस में से इसको 75 इसको 8 इसको मैं 15 कंसिडर कर लेता हूँ, और 70 के हिसाब से मैं इसकी विड्थ टैपिंग की पोजीशन में 50 कर देता हूँ। आप टैपिंग की पोजीशन इसके हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा कोशिश करना है कि बिल्कुल सेंटर में ना होके ये जो टैपिंग है स्पेसर के लगभग एंड में रहे। ओके, ये हो गया, ये सेंटर लाइन। ठीक है, क्योंकि अब मैं सेम यूज करूंगा तो मेरी जो टैपिंग की पोजीशन है सभी में सेम रहनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि इस लाइन को लेंथ में इसके इक्वल कर देता हूँ, इसकी मैं इसके इक्वल कर देता हूँ, और कुछ ज्यादा कुछ सॉरी, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। ठीक है, और अब क्या मैं इन साइड स्पेसर को मिरर कर देता हूँ, इधर मिरर, सॉरी इसको नीचे। ठीक है, अभी एक्चुअल में क्या है जो साइड स्पेसर आपको लगाने हैं वो आपको 90 डिग्री के फेस पे लगाने हैं। वो कोई जरूरी नहीं है, जैसे अभी जो मैंने लगाया है कि हमारा मोल्ड का टॉप रहेगा जिस तरफ लिफ्टिंग बार रहेगी, तो एक मैंने टॉप साइड एक फेस सिलेक्ट किया है और दूसरा फेस मैंने ऑपरेटर साइड सिलेक्ट किया है। तो आप चाहे तो कई बार आपके डिजाइन की रिक्वायरमेंट ऐसा आ जाती है कि हो सकता है ये टॉप ना रख के इनको बॉटम रखना पड़े और ऑपरेटर ना होके ये नॉन ऑपरेटर चले जाए। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं 2 फेस पे साइड स्पेसर लगाने तो आप एक टॉप में लगा दो और एक बॉटम में लगा दो। ठीक है, वो आपके गलत हो जाएगा, वो आपका डिजाइन। आपको हमेशा ये 90 डिग्री का फेस ही सिलेक्ट करना है, यानी कि एक फेस ये एक फेस ये, या फिर एक फेस ये एक फेस ये, या फिर एक फेस ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये फेस और एक ये फेस, यानी कि कुल मिला के आपके जो भी स्पेसर लगेंगे वो 90 डिग्री पर लगेंगे और सिर्फ 2 ही फेस पे लगेंगे। और 2 फेस हमारे 2 फेसों का डाटा हमारा सेम रहेगा, यानी कि उसकी पोजीशन में हम कोई भी हेर फेर नहीं करेंगे।
ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ स्पेसर, सॉरी साइड स्पेसर, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, ये कुछ फिनिश, ये मैंने फिनिश कर दिए, तो ये मेरे साइड स्पेसर हो गए। अब जो मैं एक और स्केच बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा प्रेशर पैड। तो कई बार क्या होता है कि जब भी हमारा को मूविंग आर्म और फिक्स आर्म को हम असेंबली में बंद करते हैं, तो कभी भी हमारी कोर और कैविटी प्लेट पे हम टचिंग नहीं लेते, उनमें हमेशा गैप रखते हैं। वो गैप 0.2 का हो सकता है, 0.5 का हो सकता है, या 1 mm का हो सकता है। मोस्टली जो टचिंग आती है आपकी पार्टिंग की, वो या तो ब्लॉक पे आएगी या आपके साइड में जो स्पेसर है उन पे आएगी। तो अगर इस पिक्चर में मैं भी आपको कुछ, इसमें तो ऐसा कोई गैप क्रिएट नहीं किया हुआ, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है, लेकिन हम 1 mm का गैप रखते ही रखते हैं। ठीक है, जो आपकी जो बटिंग आती है वो खाली कोर एंड कैविटी प्लेट पे आती है, और इस जगह हम ये 0.2 से 1 mm का गैप रखते हैं। अगर आपके कई बार आप प्रेशर पैड यूज नहीं करते हैं टूल की कॉस्ट की वजह से, तो उस केस में हम जो गैप रखते हैं वो 0.2 का रखते हैं। तो अभी हम जो हमारा जो नेक्स्ट केस है, हम प्रेशर पैड का बना लेते हैं। एक मैं यहाँ लगाता हूँ प्रेशर पैड, और एक यहाँ सेंटर में लगाता हूँ क्योंकि विड्थ कम है। ठीक है, इसकी मैं पोजीशन दे देता हूँ, ये यहाँ से सेंटर। ओके, मैं सेम साइज की यूज करूंगा, तो इसकी लेंथ इसके इक्वल, इसकी लेंथ इसके इक्वल। ठीक है, देखिए अगर आपके पास ऑप्शन है सेम लेंथ के यूज करने का, तो आप हमेशा सेम लेंथ को प्रिफर कीजिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा आप वैरायटी यूज करेंगे उतनी अ, आपको टूडी ज्यादा बनानी पड़ेगी, उतनी ही प्रेशर पैड की, और उतने में फिर प्रोग्राम, मशीनिंग प्रोग्राम भी सबके लिए अलग अलग बनेगा। अगर आपके पास ऑप्शन है, डिजाइन में स्पेस है, तो आप कोशिश कीजिए कि हमेशा सेम विड्थ की या सेम साइज की आप प्रेशर पैड यूज करें। हाँ, कई बार हो सकता है आपके पास कुछ लिमिटेशन हो, तो उस वजह से आप यूज ना कर पाए, तो वो एक अलग रीजन है। लेकिन कोशिश करनी है कि अगर आपका सेम यूज हो पाए, तो आपको सेम ही यूज करना है। तो मैं इसका सेंटर पे सेट कर देता, क्योंकि मुझे अब इसकी टाइपिंग के लिए भी स्केच का चाहिए। अभी क्या हो सकता है कि आपको कई चीजें आपके समझ में ना आ रही हो कि हम ये लाइन, जैसे अभी मैं ये जो लाइन अभी मैंने खींची, किस वजह से खींच रहा हूँ, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये हमारी टैपिंग पोजीशन को शो कर रहा है, जहाँ हम प्रेशर पैड का जो प्रेशर पैड में काउंटर लगेगा होल, और हमारी प्लेटों में जो है टैपिंग होल रहेगा, थ्रेड होल, तो उसको यानी कि उसकी लोकेशन देने के लिए मैंने इसको यूज किया हुआ है। तो जब मैं आपको, जब 3D में ये हमारी चीजें स्केच को हम 3D में कन्वर्ट करेंगे, तब आपको और ज्यादा से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। 180, और मैं इसकी लेंथ दे देता हूँ 70, और इसकी मैं कर देता हूँ 50। ओके, इसकी पोजीशन दे देते हैं 140 से मैं इसकी पोजीशन ओके। अब मैं इन चीजों को मिरर कर देता हूँ, प्रेशर पैड को, मिरर कमांड, मिरर अप्लाई, ठीक है, फिनिश। तो ये हमारा जो ये स्केच था वो मेरा था प्रेशर पैड का। प्रेशर पैड हम इसलिए भी यूज करते हैं क्योंकि कई बार हमारे जो कोर एंड कैविटी प्लेट का जो हमारा जो मटेरियल है वो C45 रहता है, वो सॉफ्ट मटेरियल रहता है। तो सॉफ्ट मटेरियल के हम बटिंग एक दूसरे पे ना देके बीच में हम दोनों तरफ हार्ड प्लेट यूज करते हैं। ये जो प्रेशर पैड का जो मटेरियल रहता है वो S13 का हम यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हार्ड मटेरियल पे बटिंग आती है, तो
कई बार जैसे ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल होने की वजह से वो कई बारी उसमें डिप्रेशन आ जाता है, यानी कि बार-बार यानी कि वो दब जाता है एक तरह से, तो उसको अवॉइड करने के लिए ही हम प्रेशर पैड का हम यूज़ करते हैं। तो लगभग हमारे जो मोल्ड बेस के जो स्केच हैं, यानी कि जो हमें ज़रूरत के जो हमारे जो स्केच हैं, वो हमने लगभग सारे स्केच क्रिएट कर लिए हैं। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि इन स्केच को 3D में कन्वर्ट करने का हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप है, वो 3D में कन्वर्ट करना है हमें, जितने भी हमने स्केच बनाए हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही, और जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं इन स्केच को 3D में कन्वर्ट करना आप सभी को सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।